नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संगम काल। आज के लेक्चर में हम समझेंगे संगम का क्या अर्थ है। 3 संगम सभाएं कौन-कौन थी? चेर, चोल और पांड्य कौन थे? रोमन व्यापार कैसे होता था? और अक्कम और पूरम तिनाई क्या है? इन सभी फैक्ट्स को एक-एक करके हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि संगम काल हम क्यों पढ़े? आइए जानते हैं। संगम काल हमें प्राचीन दक्षिण भारत की पहली मजबूत ऐतिहासिक तस्वीर देता है। उत्तर भारत में जैसे मौर्य, गुप्त, महाजनपद से हिस्ट्री मिलती है, वैसे ही दक्षिण भारत को समझने के लिए संगम काल बहुत जरूरी है। इस काल में तमिल लिटरेचर, समुद्री व्यापार, नगर जीवन का उत्कर्ष को बताया गया है। चेल, चोर, पांड्य की राजनीतिक शक्ति एवं मूवेंदर परंपरा को बताया गया है। एग्जाम में यहाँ से खासकर जैसे कि सोर्सेस हो गया, पोर्ट्स, लिटरेचर, अकम और पूरम और तिनाई से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि संगम काल का समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मानी जाती है। इनका प्रमुख क्षेत्र था तमिलकम। इनका प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? तमिलकम, दक्षिण भारत। तमिलकम का मतलब क्या होता है? तो प्राचीन तमिल भाषी क्षेत्र। प्राचीन तमिल भाषी क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता था। इस काल के जो मुख्य राजवंश थे, ये थे चेर, चोल एवं पांड्य। इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता था? तो इन तीनों को मिला करके मूवेंदर, क्या कहते थे हम लोग? मूवेंदर, यानी 3 मुकुटधारी राजा। 3 मुकुटधारी राजा। इस काल को केवल लिटरेचर पीरियड मानकर नहीं पढ़ना है, बल्कि इसे साउथ इंडिया के कॉम्पिटिटिव सिविलाइजेशन फेज की तरह पढ़ना है। आइए अब समझते हैं संगम का क्या अर्थ है। संगम का अर्थ है विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों की सभाएं, बैठक। परंपरा के अनुसार 3 संगम सभाएं हुई थी। पहला संगम मदुरै में हुआ। इनका संरक्षण कौन दिया था? तो पांड्य राजा ने दिया था। और वहाँ का उस समय का जो अधिकांश जो डेटा था वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया। द्वितीय संगम द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ। यह भी पांड्य संरक्षण में था। यहाँ का भी डेटा अधिकांश नष्ट हो गया। तृतीय संगम फिर कहाँ हुआ? मदुरै में हुआ। और इसका भी संरक्षण कौन दिया था? पांड्य राजा ने इनका संरक्षण दिया। जो संगम साहित्य उपलब्ध है वो मुख्य रूप से किस संगम से जुड़ा है? तो ये तीसरे संगम मदुरै से जुड़ा हुआ है। अब मैप की तरह समझिए। तमिलकम को उत्तरी सीमा मानी जाती है। जैसे तमिलकम तमिलनाडु क्षेत्र, इसको उत्तरी सीमा मानी जाती है। वेंकट पहाड़ियाँ जैसे दक्षिण में क्या है? दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में बंगाल, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। आज के समय में यह क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से से जुड़ा हुआ था। यह ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ज्योग्राफी से
ऑक्यूपेशन बनता है, कहीं खेती, कहीं पशुपालन, तो कहीं समुद्री व्यापार और कहीं हंटिंग, जैसे शिकार को दर्शाया गया है। आइए, संगम काल को जानने के लिए हमारे पास 4 मुख्य सोर्स है। कौन-कौन है? ये है साहित्य, विदेशी विवरण, पुरातत्व और अभिलेख। साहित्यिक स्रोत में जैसे कि इत्तु-तोक्के, पत्तु-पाट्टू और तोल्काप्पियम। दूसरा है विदेशी विवरण। इसका साहित्य स्रोत है पेरिप्लस, टॉलमी और प्लिनी। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत जैसे कि अरिकमेडो, किलारी और कोडुमनाल। चौथा है अभिलेख, खासकर तमिल और ब्राह्मी लेख। आइए अब देखते हैं, संगम साहित्य में कई इंपॉर्टेंट ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि एत्तुतोके, इसका अर्थ है 8 संकलन। पट्टू पट्टू, इसका अर्थ है 10 गीत। तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण और इनके समाज को दर्शाता है। पुर्नानूरु, पुर्नानूरु में युद्ध, वीरता और दान का वर्णन मिलता है। अकनानूरु, अकनानूरु में प्रेम और निजी जीवन का वर्णन मिलता है। 2 बड़े महाकाव्य भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। शिल्पाधिकारम के लेखक एडिंगो एडिगल माने जाते हैं और मणिमेखले जिनके लेखक शीतले सतनाड़। इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। अब समझते हैं विदेशी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स समझते हैं। तो जैसे कि पहला है कि पेरिप्लस स्रोत, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से भारत और रोम साम्राज्य के बीच समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। यह है टॉलमी। टॉलमी ने भौगोलिक और व्यापारिक केंद्रों का वर्णन किया। प्लिनी, प्लिनी ने लिखा कि भारत में रोम सोना बहुत ज्यादा था। और अरिकमेडू, एरिकमेडू सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से रोमन ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं। किलारी, किलारी से नगरीय जीवन और तमिल का जो ब्राह्मी प्रमाण मिलते हैं। कोडुमनाल, कोडुमनाल मन के शिल्प और व्यापार के लिए फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संगम काल के 3 बड़े राजवंशों पर। कौन कौन था? चेर, चोल और पांडे। इन तीनों को क्या कहा जाता था? तो मूवेंदर। क्या कहते थे इनको? मूवेंदर। मूवेंदर का अर्थ क्या होता है? 3 मुकुटधारी राजा। चेर, चेर की राजधानी वंजी। इनका प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। ये काली मिर्च और मसालों के लिए प्रसिद्ध थे। चोल, चोल की राजधानी उड़ेउर। इनका बंदरगाह पुहार या कावेरी पट्टनम था। इनका राज्य चिन्ह बाघ था। और पांड्य, पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। इनका व्यापार कोलकई से होता था। ये मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और इनका राज्य चिन्ह मछली। आइए, चेर वंश मेनली कहाँ कहाँ थे ये? तो ये थे वेस्टर्न कोस्ट। तो कहाँ होगा? केरल और पश्चिमी तमिलनाडु क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी वंजी थी। चेर वंश की राजधानी वंजी और बंदरगाह मुजरिस। ये जो मुख्य रूप से व्यापार करते थे चेर लोग, ये काली मिर्च की और मसाले की व्यापार से बहुत लाभ कमाते थे। रोमन ट्रेड में चेरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके प्रमुख राजा थे सेनुगुटवन, जिन्हें
लालचेर, याद रखिए इन्हें लालचेर कहा जाता है। सिलप्पदिकारम में सीनु गुटवन का भी उल्लेख मिलता है। अब समझते हैं चोल वंश को। संगम कालीन चोल का क्षेत्र कहाँ था? इनका क्षेत्र था कावेरी डेल्टा क्षेत्र। इनकी राजधानी कहाँ थी? उरेउर। इनका प्रमुख बंदरगाह था पुहाड़, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। चोलों का राज्य चिन्ह था बाघ। सबसे फेमस राजा कौन हुए थे चोल का? करिकाल। करिकाल चोल ने कलनई बांध के निर्माण से जोड़ा जाता है। यह बांध कावेरी नदी पर बनाया गया था और कृषि के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आइए अब समझते हैं पांड्य वंश पर। पांड्य वंश का क्षेत्र कहाँ था? दक्षिण तमिलनाडु। इनकी राजधानी मदुरै थी। इनका प्रमुख व्यापार था कुड़के। पांड्य मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इनका राज्य चिन्ह क्या था? राज्य चिन्ह मछली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संगम सभाओं का संरक्षण पांडे राजा ने दिए थे, ये याद रखिए। आइए, संगम काल में मुख्य रूप से राजतंत्र आधारित व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तो राजतंत्र आधारित व्यवस्था थी। राजा का काम था रक्षा करना, युद्ध करना एवं न्याय करना, दान देना और कला साहित्य को संरक्षण देना। इस समय छोटे छोटे सरदार भी होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें वेलीर कहा जाता था। कवि समाज में बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वे राजा की वीरता और दानशीलता का वर्णन करते थे। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि अड़सर। अड़सर मतलब राजा। अंधनार। अंधनार मतलब ब्राह्मण या पुरोहित। वेलीर। वेलीर छोटे सरदार। सेनापति सेना प्रमुख एवं दूत। दूत संदेश वाहक। संगम समाज में वीरता को बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। जो योद्धा युद्ध में वीरगति प्राप्त करता था, उनकी याद में नडुकल, ठीक है, उनकी याद में नडुकल वीर स्मारक पत्थर, जैसे कि उनको याद के लिए लगाया जाता था। यह केवल पत्थर नहीं था, बल्कि समाज में वीरता की पहचान थी, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। पुराणानुरु जैसे ग्रंथ, जिसमें युद्ध, दान, वीरता से जुड़े हुए है। आइए आगे बढ़ते हैं। संगम समाज बहुत ही क्या था? डायनेमिक था। इस समाज में जाति व्यवस्था उत्तर भारत के जैसा कठोर नहीं था। वीरता और दानशीलता को बहुत सम्मान मिलता था। अभी बताएं कि जो व्यक्ति युद्ध में डेथ हो जाते थे, उनके लिए एक पिलर का बनाया जाता था। व्यापारी, शिल्पकार, किसान और समुद्री व्यापार से लोग सक्रिय थे, उनसे जुड़े हुए थे। ब्राह्मण की उपस्थिति थी, लेकिन पूर्ण प्रभुत्व बाद के समय में बढ़ता है। इस सोसाइटी में एग्रीकल्चर, ट्रेड, वॉर और मैरीटाइम एक्टिविटी चारों इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि हम लोग कृषि, व्यापार, युद्ध और मैरीटाइम एक्टिविटी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइए अब समझते हैं संगम काल में स्त्रियों की स्थिति को बैलेंस तरीकों से समझना चाहिए। समझते हैं कैसे कैसे। एक तरफ प्रेम विवाह के संकेत मिलते हैं, लव मैरिज। स्त्रियों कविता भी लिखती थी, जैसे औवेयार। औवेयार ये प्रसिद्ध तमिल कवियत्री थी। कौन सी प्रसिद्ध तमिल कवियत्री थी? अकम काव्य में प्रेम और निजी जीवन का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ विधवा जीवन कठिन था और कुछ क्षेत्रों में सती जैसे भी संकेत मिले हैं। इसीलिए आंसर में लिखना चाहिए कि संगम काल में स्त्रियों को कुछ स्वतंत्रता थी, लेकिन समाज सीमाएं भी मौजूद थी। आइए अब समझते हैं
संगम का लिटरेचर का कोर कॉन्सेप्ट। अकम और पूरम, ये अकम क्या था और पूरम क्या था, इनको समझते हैं। अकम का क्या अर्थ होता है? तो अकम का अर्थ होता है आंतरिक या निजी जीवन। इसमें प्रेम, परिवार, भावना और निजी संबंध आते हैं। पूरम का अर्थ है, पूरम का अर्थ है बाहरी या सार्वजनिक जीवन। इसमें युद्ध, दान, राजा, वीरता और राजनीति आते हैं। इनको याद रखना है, ठीक है, कि अकम बराबर हार्ट, अकम बराबर क्या रखना है याद? हार्ट। और पूरम बराबर हीरोइज्म, पूरम बराबर हीरोइज्म, अकम बराबर हार्ट। पूरम में युद्ध, दान, राजा की वीरता, तो ये हीरोइज्म के अंदर कंसीडर करना है। और अकम में तो हार्ट, जैसे प्रेम, परिवार और भावना, तो ये हार्टली वर्क होते थे, हार्टली से जुड़ा हुआ है। तो अकम में हार्ट और पूरब में हीरोइज्म। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पंच तिन्ने, नेचर बेस्ड लाइफ थ्योरी, पंच तिन्ने संगम साहित्य में नेचर के आधार पर लाइफ को समझाया गया है। जैसे कि कुरंजी, कुरंजी पहाड़ी क्षेत्र, देवता मरुगन और प्रेम, मिलन और शिकार, शिकार। जैसे कि मूल्य, मूल्य मतलब क्षेत्र इसका वन और चारागाह, वन और चारागाह। देवता, देवता है मयोन या विष्णु। और जीवन प्रतीक्षा और पशुपालन। मरुतम, मरुतम कृषि क्षेत्र, इनका देवता, देवता इंद्र हुए। और खेती और घरेलू जीवन। नैताल, नैताल क्षेत्र है समुद्री तट, देवता वरुण और इसका अर्थ है जीवन है मछली और समुद्री व्यापार। पाल्य, पाल्य शुष्क क्षेत्र और इनका देवता है देवी कोरवई। और इसमें हम लोग युद्ध, लूट और यात्रा को बताया गया है। आइए संगम काल की इकोनॉमी के 5 आधार को समझते हैं। पहला है कृषि, खासकर कावेरी डेल्टा में धान की खेती। दूसरा है पशुपालन। और तीसरा है शिल्प, जैसे कि कपड़ा, मनके, मोती, धातु और आभूषण। चौथा है समुद्री व्यापार, समुद्री व्यापार में खासकर रोमन एम्पायर से जिनका संपर्क था। और पांचवा है नगर और पोर्ट बेस्ड मार्केट का डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमी लोकल भी थी और क्या था, इंटरनेशनल। ये बहुत बड़ी फैक्ट याद रखिए कि संगम काल में जो इकाई का इकोनॉमी थी, ये लोकल प्लस इंटरनेशनल। आइए आगे बढ़ते हैं, कृषि, पशुपालन और शिल्प को समझते हैं। कावेरी डेल्टा कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इनका मुख्य फसल क्या था? इनका मुख्य फसल धान था। कल नई बांध, इरिगेशन मतलब सिंचाई का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। मूल्य क्षेत्र पशुपालन से जुड़ा हुआ था, जिसमें गाय, बैल, भैंस और बकरी पाली जाती थी। शिल्प में है, शिल्प में कॉटन टेक्सटाइल, बीड्स, पिरल्स और आयरन के टूल्स और ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनका प्रमुख जो केंद्र रहा है, ये रहा है कुंडू मनाल, जो मनके के लिए फेमस था। उड़ेयूर जो कपास वस्त्र के लिए फेमस था। और मदुरै, मदुरै व्यापार का प्रमुख केंद्र था। संगम काल की सबसे पावरफुल पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें था समुद्री व्यापार। तो सबसे पावरफुल पॉइंट क्या था? इसका सबसे पावरफुल पॉइंट था समुद्री व्यापार। दक्षिण भारत का रोम साम्राज्य के साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध था। भारत से एक्सपोर्ट होता था, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था? तो काली मिर्च, मोती, हाथी दांत,
रत्न, कपास वस्त्र और मसाले एक्सपोर्ट होते थे। और हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे सोना, चांदी, शराब, कांच के पात्र, मूंगा एवं विलासिता की कुछ वस्तुएं, लग्जरी गुड्स को इंपोर्ट करते थे। अरिकामेडू और रोमन सिक्के इस ट्रेड को कंफर्म करते हैं, इनको वेरीफाई करते हैं। अरिकमेडू और रोमन सिक्के की ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड था उस समय। इस ट्रेड से दक्षिण भारत में वेल्थ, पोर्ट्स और अर्बन सेंटर का विकास हुआ। आइए, पोर्ट्स एग्जाम की क्या है? जान है। जैसे कि प्रमुख बंदरगाह, इनको याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बंदरगाह कौन है? तो मुजरिस। मुजरिस चेर से संबंधित और रोमन ट्रेड जो काली मिर्च के लिए फेमस है। पुहार या कावेरी पट्टनम जो चोल से संबंधित एवं समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कोरकई, कोरकई का संबंध किस वंश से है? तो पांड्य वंश से है एवं ये मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अरिकमेरू, अरिकामेरू, अरिकामेरू रोमन ट्रेड एविडेंस के लिए सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था। और तोंडी, तोंडी चेरो का पश्चिमी तट व्यापारिक केंद्र, चेरो का पश्चिमी तट व्यापारिक केंद्र था तोंडी। आइए, संगम साहित्य में विदेशी व्यापारियों के लिए कौन सा शब्द का उपयोग हुआ है? तो इन्हें क्या कहा गया है? यवन, यवन। इनको याद रखिए कि संगम साहित्य में विदेशी व्यापारियों को क्या कहा गया है? यवन कहा गया है, यवन कहा गया है। ये लोग समुद्री व्यापार से जुड़े हुए थे। इनके कारण क्या था? तो गोल्ड सिल्वर का क्या होते थे? फ्लो करते थे और लग्जरी गुड्स, फॉरेन सेटलमेंट्स का विकास हुआ। कुछ जगहों पर यवनों के सैनिक या अंगरक्षक के रूप में भी उल्लेख मिलता है। यवन मतलब क्या? मतलब विदेशी व्यापारी। यवन मतलब विदेशी व्यापारी। उस समय विदेशी व्यापारी कौन थे? तो यूनानी, रोमन। अब इनकी इस काल की हम धर्म और संस्कृति जो नेचर बेस्ड भी और वीरता बेस्ड भी थी, इनको देखते हैं। मरुगन, मरुगन पहाड़ी क्षेत्र जो युद्ध से जुड़े हुए थे। कोरवई, कोरवई युद्ध 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 देवी थी। कोरवई क्या थी? युद्ध देवी थी। मयोन विष्णु से संबंधित माने जाते हैं। और वेंदन, वेंदन इंद्र से जुड़ा है। और वरुण, वरुण समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वरुण, सॉरी, इस काल में वीर पूजा, नडुकल, वीर पूजा नडुकल की परंपरा मिलती है। जैन और बौद्ध का भी प्रभाव दिखाई देता है। ब्राह्मण और वैदिक यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। आइए, अब इनकी अब लोकेशन मेमोरी कर लेते हैं। जैसे कि मदुरै, तो मदुरै क्या थी? तो पांड्य की राजधानी थी और संगम केंद्र। पुहार, पुहार चोल की बंदरगाह थी। उड़ेउर चोल राजधानी और वस्त्र का केंद्र थे। वंजी, वंजी चेर की राजधानी थी। कोरकई, कोरकई पांडे बंदरगाह और मोती ट्रेड का सेंटर था। मुजरिस, मुजरिस ये चेर बंदरगाह और रोमन ट्रेड सेंटर था। अरिकामेडू, अरिकामेडू रोमन ट्रेड एविडेंस वाला आर्कियोलॉजिकल क्या है? साइट है। आइए, अब लिटरेचर की क्विक रिवीजन करते हैं। तो तोल्कापियम तमिल व्याकरण, इनको याद रखना है, ये भी आए हैं सब। एतुते के 8 संकलन और पट्टू 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 ये है 10 गीत। पुरुनानूर, पुरुनानूर युद्ध वीरता और दान। पट्टिन पेल्ले ये पुहार का वर्णन करते हैं। और अकनानूरू, अकनानूरू में निजी प्रेम, अकनानूरू में निजी प्रेम, ये हार्ट से इसको जोड़िए, इसको हार्ट से जोड़िए। और ये क्या है? ये वीरता है, ठीक है, ये वीरता है पुरुनानूर में, और इसमें निजी में अनुकरण करो। मदुरै कांजी, मदुरै कांजी में मदुरै का वर्णन मिलता है। आइए,
शिल्पाधिकारम और मणिमेखले दो महाकाव्य को याद रखिए। शिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इसका लेखक है इलेंगो एडिकल। इनमें कन्नगी और कोवलन की कहानी मिलती है। यह न्याय और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। मणिमेखले मणिमेखले के लेखक शीतले सीतनार हुए। इसमें बौद्ध प्रभाव मिलता है और इसे शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी भी मानी जाती है। शिल्पाधिकारम इलेंगो एदिकल, अब मणि सतनार एवं बौद्ध, इस प्रकार से इनको याद रखिए। संगम काल का उत्तर भारत के साथ भी संबंध था। इसे संगम काल तो इधर ही था साउथ में, परंतु इनका उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के साथ में इनका भी रिलेशन था। अशोक के अभिलेख में चोल, पांडे और केरल पुत्र और सत्यपुत्र का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत से ब्राह्मण धर्म का प्रभाव दक्षिण पहुंचा। बौद्ध और जैन का भी दक्षिण भारत में प्रसार हुआ। दक्षिणापथ उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्या था? एक ट्रेड मार्ग था। आइए कुछ प्रीलिम्स फैक्ट को देख लेते हैं। तो संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम का अर्थ होता है कवियों की सभा। संगम सभाओं के संरक्षक कौन थे? तो पांड्य राजा संगम सभाओं के संरक्षक थे। प्रमुख संगम केंद्र तो मदुरै और तमिलकम की उत्तरी सीमा वेंकट पहाड़िया और मूवेंदर चोल, चेर चोल और पांडे जिन्हें तीन मुकुटधारी राजा कहा जाता है। मूवेंदर का अर्थ भी होता है यही तीन मुकुटधारी राजा। चेर बंदरगाह तो मुजरिस, चोल बंदरगाह पुहार और पांडे बंदरगाह कोर कई। तोल्कापियम तमिल व्याकरण। अकम क्या है? अकम निजी जीवन एवं प्रेम। और पूरम है युद्ध सार्वजनिक जीवन। और अरिकामेडु रोमन व्यापार। यवन यूनानी या रोमन व्यापारी को कहा जाता है। नडुकल में वीर स्मारक पत्थर, जो संगम काल में जो युद्ध में जो मारे जाते थे उनके लिए नडुकल की व्यवस्था थी, मतलब वीर स्मारक पत्थर उनकी याद में लगाया जाता था। मरुगन संगम काल की प्रमुख देवता था। और कुरंजी पहाड़ी क्षेत्र और नैताल समुद्री तट। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने देखा कि संगम काल केवल साहित्य नहीं था, यह दक्षिण भारत की राजनीतिक, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल उदय का आधारभूत युग था। इस काल में तमिल लिटरेचर का क्या हुआ है? उत्कर्ष हुआ। चेल चोर पांडे क्या बने? शक्तिशाली बने। रोमन से जो ट्रेड किए, ये आर्थिक समृद्धि आई। वीरता, प्रेम और प्रकृति आधारित जीवन दृष्टि विकसित हुई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संगम एज रेडी। जय हिंद।